राधे राधे टोल, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का वीडियो आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटजी विच मेक सेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आप सभी के सामने में डिटेल्ड एनालिसिस एक बताऊंगा कि कैसे एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किन बेसिस के ऊपर। एंड आपको प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप यानी कि 60 to 80 परसेंटाइल के बीच में हो एंड 80 परसेंटाइल के ऊपर हो, आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स प्रीलिम्स निकल रहे थे, अब नहीं, यानी कि अब आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है या फर्स्ट टाइम ही आप प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हो, तो ये वीडियो सभी के लिए। तो आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है वो आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो 1.5 के स्पीड से देखिए, क्योंकि मैं 1.5 के स्पीड से नहीं भाग सकता। तो प्लीज चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना प्लीज। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन करके जाना है। अब देखो, एक एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं तब हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक होता है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, उसके बाद चांसेस कि आपके क्या चांसेस बनते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसके बाद कैलकुलेशंस जो मैं हर बार करता हूँ वो आपको समझ में आएगा वीडियो के अंदर। उसके बाद परसेंटाइल कितना मैटर करता है। एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मेन हिस्सा होती है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। डायरेक्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर जाते हैं, जैसे कि आपको बोला, किसी ने बोला कि आपको क्या करना है, 60 डेज है, 40 डेज आपको मेंस का करना है, या 35 डेज आपको मेंस का करना है, 25 डेज लास्ट के आपको प्रीलिम्स का करना है। ना आपका बेस पता है, ना आपका कितना प्रिपरेशन है वो पता है, आपने बेसिक क्लियर किया है या नहीं किया है वो पता नहीं है, ना आपने क्या किया है उनका सुना है, ना आपने 40 डेज मेंस का किया और आपका एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ऐसे नहीं करना है। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम आपको सभी चीजों के ऊपर फोकस करना है, खुद का एनालिसिस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, आईबीपीएस में 3 हिस्से। पहला तो प्री के बारे में देखते हैं। 30 नंबर ऑफ इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मैक्सिमम मार्क्स, 20 मिनट्स, सभी जगह 20 20 20 मिनट्स। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, 35 क्वेश्चन हमारे क्वांट में। एक्चुअली आईबीपीएस पीओ में यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं लिखा जाता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंबर्स का गेम इतना ज्यादा नहीं होता, अरिथमेटिक का रोल ज्यादा होता है। और यहाँ 35 मार्क्स का क्वांट, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। रीजनिंग भी सेम, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। इसका मतलब हमारे पास 60 मिनट, हमारे पास 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। 100 में से कितना टारगेट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद मेंस के बारे में देखते हैं। मेंस देखो कि मेंस में सेक्शन बढ़ता है हमारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हाई लेवल हो जाता है, जहां सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहता है, जहां एक में 2 2 मार्क्स होते हैं, एक में 1 1 मार्क्स होता है। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन ए सेक्शन बी। उसके बाद हमारा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये क्वांट का सेक्शन होता है, यहाँ डीआई का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि एक करंट अफेयर्स होता है लास्ट के 6 मंथ का। नॉर्मली कभी कभी 8 मंथ का हो जाता है, लास्ट 1 2 साल से बहुत सारे चेंजेस हो रहे, लेकिन अगर चेंजेस को दिमाग में रखा तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमें प्रिपरेशन करते जाना है एंड थोड़ा सा होप भी रखना है कि हो जाएगा। अब देखो यहाँ और एक चीज होती है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंग्लिश का, जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं, लेटर प्लस ए से 25 मार्क्स होते हैं उसमें, यानी कि 225 में से 25 मार्क्स हमारे किसके होते हैं, लेटर एंड ऐसे के। अब मैं कहता हूँ कि मेंस क्लियर करने के लिए ये जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेंस में कट ऑफ लगता है 60 या 70, 70 में से अगर 25 में से अगर 16 17 या 16 to 20 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है। इसका मतलब ये 60 में से 20 मार्क्स गए या 16 मार्क्स गए, तो हमारे पास बचते हैं 45 to 40, 45 46 मार्क्स, जो कि आपको लेकर आने हैं 200 में से। तो आसान बन जाता है 200 में से 46 मार्क्स। 1 मिनट। और जो कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तो हम टारगेट्स हमारे सामने क्या क्या है उसको भी ध्यान में रख कर ही आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू में होते हैं 100 मार्क्स, और हमारा जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, 80:20 के रेशियो में हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। 80 मार्क्स हमारे मेन से निकाले जाते हैं, 20 मार्क्स हमारे इंटरव्यू से। इसका मतलब अगर 100 में से आपको 80 मार्क्स दिए इंटरव्यूअर ने, इसका मतलब कितने मार्क्स दिए, आपको दिए 4/5 मार्क दिए, यानी कि फोर्थ पार्ट दिया 100 में से, तो आपको 20 में से भी फोर्थ पार्ट ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसका 4/5। इसका मतलब यहाँ आपको 16 मार्क्स मिलेंगे इस 20 में से, और ये 80 जो है वो 225 का सेम जैसे हमने ये किया वैसे ही बनकर आपका यहाँ मार्क्स मिलेंगे। तो ये दोनों ऐड होके आपका आता है फाइनल रिजल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के बारे में अभी से नहीं सोचना है, लेकिन इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस का काम है। आपका कॉन्फिडेंस किससे बढ़ता है, मार्क्स से बढ़ता है। मार्क्स बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ा तो मार्क्स और ज्यादा बढ़ेंगे। तो मार्क्स ही मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। मार्क्स बढ़ने के लिए क्या लगता है, कॉन्फिडेंस तो लगता ही है। मार्क्स बढ़ने के लिए लगती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, 2 या 4 दिन बाद आप ऐसा सोचते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है या मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, तो मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे। चीजें टाइम लेती है, ये दिमाग में रखो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार डेट्स देखते हैं। डेट्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटजी बनाते टाइम, क्योंकि हमारा पीओ का डेट है, पहला डेट हम कंसिडर करेंगे 17 अगस्त, एंड हमारा मेन से 12 अक्टूबर को। दूसरे एग्जाम को भी यहाँ हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 4 अक्टूबर को हमारा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स है पहला, यानी कि पहला डे, एंड 29 नवंबर को हमारा मेंस है उसका। तो बाकी की चीजें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये है कि ये 4 मंथ, ये 2 3 4 मंथ में आप कितना ज्यादा प्रिपरेशन करते हो, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका आने वाला साल कितना अच्छा जाने वाला है। डेट्स को मैंने यहाँ लिखा है। प्री 17 अगस्त आईबीपीएस पीओ का, मेंस 12 अक्टूबर, क्लर्क 4 अक्टूबर, एंड यहाँ 29 नवंबर। तो देखो यहाँ प्रीलिम्स के लिए आपके पास है 55 to 57 डेज। आज है 21 जून, योगा डे। तो योगा इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अब देखो योगा योगा डे बोलते ही मुझे समझ में आया कि ये जो प्रिपरेशन फेज है ना, उसमें मेडिटेशन का इतना ज्यादा रोल है, इतना ज्यादा रोल है, मुझे तो बहुत ज्यादा ये हुआ है। एंड मैं, मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है उसमें भी मैं बताता हूँ कि कभी भी आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। नहीं दिया तो आपका 8 10 दिन क्रूशियल टाइम, जो कि मैं एग्जाम के नजदीक वाला होता है, उस टाइम आपका वो खराब कर देगा आपका बॉडी। प्लीज योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो 55 to 57 डेज है आपके सामने पहले प्रीलिम्स के लिए, और दूसरे प्रीलिम्स के लिए 105 डेज है आपके सामने। अब देखो चांसेस, यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि ये किसके लिए, इस सभी के लिए जिनका पहले से ही प्रीलिम्स निकल रहा है, उनके लिए तो ये साल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनका नहीं निकल रहा है, उनके पास अभी प्रीलिम्स के लिए 55 डेज है। और यहाँ आप देखोगे कि प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में 2 मंथ, एटलीस्ट 2 मंथ का गैप है, यानी कि 55 डेज का तो गैप है। यानी कि 55 डेज में आप मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं है तो अभी भी आपको प्रीलिम्स के ऊपर ही काम करना है। एंड अगर यहाँ आपका अच्छे से काम नहीं हुआ, तो ये एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर सकते हो, उसके आगे आने वाले आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, अगर आरबीआई असिस्टेंट आया तो, एलआईसी असिस्टेंट आया तो, इंश्योरेंस सेक्टर वाले एग्जाम्स आए तो उनको टारगेट कर सकते हो। आपके पास चांस बहुत बड़ा है इस साल सिलेक्शन लेने का। ये क्यों कहना चाहता हूं मैं, क्या होता है, हर बार क्या होता है, देखो बच्चों का, अब नॉर्मली फर्स्ट टाइम अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं समझाता हूँ। आप भागते हो, यहां से यहां तक भाग रहे हो, आपको ये सिलेक्शन लेना है, और ये भागने के चक्कर में ना आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हो, 1 2 3 चीजें, और आप जाते हो आगे, एंड आपको समझ में आता है कि यहाँ मेरी 2 3 चीजें मिस हो गई, एंड आपको फिर से एक बार वापस आना पड़ता है, ये क्लियर करना पड़ता है, ये क्लियर करना पड़ता है, ये क्लियर करना पड़ता है।
ये क्लियर देखो, जैसे कि हमारा एग्जाम है, एग्जाम के लिए कुछ तो चाहिए, ये एग्जाम है, एग्जाम क्लियर करना है तो इसको ये चाहिए, ये चाहिए, यानी इसकी तीन चार डिमांड है। डिमांड जो है वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कुछ भी स्किप करके भागोगे, कुछ भी स्किप, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि स्पीड मैथ्स जो कि मैंडेटरी है, डीआई के ऊपर करना, काम करना, वो कि जो कि मैंडेटरी है, आपका पजल स्ट्रांग बनाना जो कि मैंडेटरी है, आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी, जो मैंडेटरी चीजें हैं उनके ऊपर अगर आपने काम नहीं किया, उसको किधर भी आपने स्किप किया, तो आगे जाकर वो आपको करना पड़ेगा, एंड उस टाइम पे करना पड़ेगा जिस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, जिस टाइम पे आपका बंचेस ऑफ एग्जाम्स आपके सामने होंगी, बहुत सारी एग्जाम्स आपके सामने होगी, और आप वहां जंबल होके रहोगे और आपका साल खत्म हो जाएगा। आपका एक एग्जाम आएगा, उसके बीच में दूसरा एग्जाम आएगा, तीसरा एग्जाम आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है कि आपके पास, अगर आपका प्रीलिम्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं जा रहा, तो अभी आप प्रीलिम्स के ऊपर काम करो, एंड बाद में मेंस। आईबीपीएस पीओ नहीं निकला, इट्स ओके, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क तो निकलेगा, एसबीआई क्लर्क तो निकलेगा, तो बेस अच्छा करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा बचता है, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में भी 2 मंथ का गैप है, इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशंस आपके सामने रखेंगे, जैसे कि 2024 में आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का कट ऑफ 48.5 गया था, 2023 में 54 गया था, 2022 में 49.75 गया था, उस टाइम मेरा स्कोर आया था 67 प्रीलिम्स में। मेंस में भी अच्छा आया था, इंटरव्यू में बाहर हुआ था, जो सच है वो बताना इंपॉर्टेंट है। यहाँ 49.75 हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था, मेरा स्कोर आया था 67, है ना। यहाँ देखोगे कि 54, यहाँ देखोगे कि 48.5, यानी कि लास्ट 3 साल में आपका कभी भी कट ऑफ प्रीलिम्स में 55 के ऊपर नहीं गया है। अब मेंस के बारे में देखते हैं कि यहाँ 58.47, यहाँ 63 आउट ऑफ 225 एंड 71 आउट ऑफ 225, ऐसा मुझे जो डेटा मिला उससे मैंने निकाला। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ 63 एंड ये आउट ऑफ 225, उसमें से 25 आपके लेटर एंड ऐसे के, तो 25 मार्क्स में से अगर 17 मार्क्स यहाँ लेकर आए आप, तो 46 मार्क आपको 200 मार्क्स से लेकर आने, जो कि इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हमें जो जितना चाहिए उसके ऊपर अच्छे से काम किया, एंड वो क्वेश्चन आपने अच्छे से किए, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट यही रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड है वही हमें सप्लाई करनी है, ऐसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपने मार्क्स देखे, मार्क्स से आपको क्या समझ में आया, हमारा टारगेट 55 टू 60 मार्क्स लेकर आना, कम से कम आईबीपीएस पीयू में 55 टू 60 मार्क्स लेकर आना ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इससे कम का ही कट ऑफ गए, लेकिन हमारा टारगेट उससे ज्यादा 55 टू 60 या 60 के ऊपर भी हम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। हमारा दूसरा टारगेट है 80 प्लस परसेंटाइल। अगर हमारा परसेंटाइल 80 प्लस नहीं जा रहा, इसका मतलब हमें फिर से एक बार बेसिक के ऊपर काम करना जरूरी है। बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है, बेसिक आपने किया है लेकिन आपका स्पीड अच्छा नहीं है, दो ही चीजें हो सकती है, या आप मॉक कम लगा रहे हो। अब देखो, जैसे कि मेरे मेंटरशिप में बहुत बच्चों से बात होती है, 4-4, 5-5, 6-6 साल से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे, लेकिन मॉक ही नहीं लगा रहे। मैं उनको एक चीज ऐसे ही बोल देता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई कम की, मॉक ज्यादा लगाए, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपने आप कितनी भी पढ़ाई की लेकिन मॉक नहीं लगाए, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। मॉक ही है जो आपको जाकर डिलीवर करना है। मॉक क्या करती है, मॉक आपको रेडी करती है आपके एग्जाम के लिए, जैसा मॉक में आता है वैसे ही एग्जाम में आता है। आप जो पढ़ते हो उसमें आपके सामने टाइम नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, तो आप वो नहीं कर पाते। इसलिए प्लीज मॉक, मैक्सिमम मॉक देना इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट रहना चाहिए 80 प्लस परसेंटाइल, मॉक में जब आएगा तभी हम मेंस के ऊपर स्विच करेंगे, या 80 70 टू 80 के बीच में है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 80 प्लस टारगेट रहना चाहिए। जैसे कि टॉप 10 या 20% बच्चे ही मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो हमारा इसलिए टारगेट 80 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, 55 टू 60 हमारा टारगेट। अब देखो, जैसे कि हाँ ये जाने दो, आगे यहाँ मैंने क्या बोला 55 डेज, यहाँ क्या बोला 105 डेज।
दोनों को मैं थोड़ा बहुत साथ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हमारा टारगेट स्ट्रेटजी आईबीपीएस पीओ का है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क के लिए यहां मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे नए हैं जिनका परसेंटाइल कम है, वो अगर मेंस के ऊपर घुस गए तो वो कंप्लीट साल खराब करने वाले हैं, मुझे पता है। तो प्लीज अगर यहाँ आपका नहीं हो रहा है तो इसको आप टारगेट कर सकते हो। ये 55, 60, 65, 70 डेज में आप फिर से एक बार प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो एंड आपका परसेंटाइल 80 प्लस। अब देखो यहाँ कैसा होता है, डिमांड एंड सप्लाई जैसे मैं बोल रहा हूँ, 80 प्लस परसेंटाइल लेकर आना ये आपकी 100% डिमांड है। तो इस डिमांड के लिए क्या क्या सप्लाई करना चाहिए, तो आपका स्पीड मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, आपके पजल्स अच्छे होने चाहिए, आपके इंग्लिश में यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरा है हमारा 55 स्कोर लेकर आना है हमें। अब देखो 55 स्कोर को हम दिमाग में रखते हैं, रीजनिंग है हमारे पास 35 मार्क्स, क्वांट है हमारे पास 35 मार्क्स, इंग्लिश है हमारे पास 30 मार्क्स। 55 मार्क्स एक मिनिमम को हम पहले टारगेट करते हैं। 35 में से अगर मैं यहाँ लेकर आया 20 मार्क्स, अरिथमेटिक 15 मार्क्स का छोड़ दिया मैंने, बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड डीआई, इनको मैंने किया और मेरे मार्क्स आए 20। रीजनिंग में मैंने क्या किया, 20 मार्क्स, जैसे कि मैंने 3 पजल छोड़ दिए, बाकी सारा पेपर कवर कर दिया, स्टिल मेरे आते हैं 20 मार्क्स। एंड इंग्लिश में मुझे करने हैं 15 मार्क्स आउट ऑफ 30। 20 मिनट्स में मैंने 10 या 12 मिनट सिर्फ आरसी को दिए, जहां से मैंने 8 to 10 मार्क्स लेकर आया, और बाकी 10 मिनट में मैंने ऐसे 6-7 क्वेश्चन ढूंढे जहां से मुझे मार्क्स मिलने की गारंटी है, और वहां से मैं मार्क्स लेकर आया। तो यहाँ हमारे बनते हैं 20+20, 40+15, 55 मार्क्स। यानी कि आसानी से 55 मार्क्स लेकर आना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस बात को समझो आप। यहाँ क्या होता है, मैं फिर से एक बार उसी चीज पे आता हूं कि यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है, भागने के चक्कर में हम कुछ तो चीजें मिस कर देते हैं। मॉक में भी सेम होता है, मॉक में भी हमें दौड़ना है, हमें पता है, लेकिन ये आईबीपीएस पीओ का मॉक है। आईबीपीएस पीओ का मॉक बोलता है और आप ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एक्स्ट्रा दो, लेकिन जो भी कर रहे हो सही करो। 10, 15, 20 सेकंड एक्स्ट्रा दो, आपको डिमांड ही है 55 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। तो आपका ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भागो भागो भागो, भागने के चक्कर में यहाँ 20 मार्क्स का मैंने खुद देखा है, 12 या 13 मार्क्स लेने वाले बच्चे बहुत सारे देखे हैं, 20 भी मार्क्स नहीं आते क्योंकि उनको चाहिए होते 30 मार्क्स। जिसको 30 चाहिए उसको 20 भी नहीं, 12 to 13 मार्क्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है तो उसको वैसे सोचो, कट ऑफ भी कम जा रहा है, कट ऑफ कम जा रहा है तो डिमांड क्या है 55 मार्क्स का, तो 55 मार्क्स, 60 मार्क्स ऐसे सोचो। तो आप क्या करोगे, मॉक में ज्यादा के चक्कर में नहीं भागोगे, जितना आता है उतना अच्छे से करोगे, आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा, आपका परसेंटाइल भी बढ़ेगा। आप देखोगे कि इतना भी किया तो भी आपका परसेंटाइल अच्छा आता है। आपको लगता है कि अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पीड मैथ्स एंड डीआ ही आपके सारे प्रीलिम्स क्लियर करवाता है। तो आपको इसी के ऊपर ध्यान देना है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला आपको दिमाग में रखना है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, आपको सप्लाई क्या करना है। भागने के चक्कर में जो डिमांड है उसमें से एक भी डिमांड आपने फुलफिल नहीं की तो आप आगे जाओगे और आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। इसलिए आगे भागो मत, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स है, अगर आप बेस क्लियर करते 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 आगे बढ़े तो आपका वो एग्जाम तो क्लियर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के बच्चे, जिनका परसेंटाइल 80 माइनस आता है एंड जो जिनका परसेंटाइल 80 प्लस आता है। अब देखो यहाँ मैंने कंप्लीट आपका बेस क्लियर कर दिया है कि आपकी स्ट्रेटजी किस बेसिस के ऊपर खड़ी रहेगी, किस बेसिस के ऊपर आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कौन से बच्चों को मेंस का प्रिपरेशन करना है, कौन से बच्चों को प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, ये सिंपल है। 80 माइनस जिनका स्कोर आ रहा है उनको प्रीलिम्स का ये करना है प्रिपरेशन, 80 प्लस जिनको आ रहा है उनको मेंस का प्रिपरेशन करना है। अब देखो 80 माइनस एंड 80 प्लस में यहाँ 70 to 80 के बीच में जो बच्चे हैं उनको एक चीज करनी है, डेली 2 to 3 आवर्स आपको जीए का प्रिपरेशन करना ही।
बाकी जो 70 के नीचे है उनको कंप्लीट आपका फोकस करना है प्रीलिम्स के ऊपर। तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन में क्या क्या आता है? पहला पहला डिमांड स्पीड मैथ। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड डी है। आप मॉक में पहले खुद को वो 20 मार्क्स लेकर आकर दिखाओ कि मॉक में मैं पहला ये 20 मार्क्स लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं जो अरिथमेटिक अरिथमेटिक सोच रहा हूं ना उसके बाद सोचूंगा। ओके, आपको क्या करना है? अरिथमेटिक के बारे में सोचना है, लेकिन आप पहले दिखाओ कि आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं। विदाउट अरिथमेटिक आपके जिस दिन 20 मार्क्स 15 टू 17 मिनट्स में आ रहे, उसका मतलब आपके 3 या 4 मिनट्स बच रहे, वो 3 या 4 मिनट्स का यूज करके आप अरिथमेटिक के 3-4 क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन करोगे। इसका मतलब क्या है कि आपका स्पीड मैटर करेगा। तो आपको पहले क्या करना है, वो चक्कर में भागना नहीं है। पहले हाँ, आपको लगता है ना आपका स्पीड मैथ अच्छा है तो दिखाओ, मॉक में दिखाओ, मॉक में परसेंटाइल उतना लेकर आके दिखाओ, या मॉक में उतना तो कवर करके दिखाओ। मुझे पता है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम किस लेवल का आता है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ में अप्रोक्स आया तो भी वो अच्छे लेवल का आएगा, डीआई आया तो भी वो अच्छे लेवल का आएगा। तो अच्छे लेवल के डीआई को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम जब ज्यादा जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, एंड प्रेशर जब बढ़ता है तो हम पैनिक होकर हमारा स्कोर डाउन हो जाता है। तो पहले 20 मार्क को टारगेट करो। 20 मार्क जिस दिन आने स्टार्ट हो गया, आपका स्पीड मैथ अच्छा होगा, इसका मतलब आपको सिर्फ मॉक लगाने, दूसरी साइड से अरिथमेटिक का प्रिपरेशन करना है अच्छे से। सेम आपका रीजनिंग में भी, रीजनिंग का आपका सिलेबस कवर है, रीजनिंग में मॉक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ। मॉक में भागने के चक्कर में मार्क्स कम आएंगे। पजल्स को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि पजल ये अच्छे लेवल के रहेंगे। पजल को टाइम दोगे तो पजल में मार्क्स आएंगे। तो यहाँ क्या है, आपका 80+ परसेंटाइल लेकर आना। पहला पॉइंट, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर करो, यानी कि सभी चैप्टर कवर करो, अच्छे से कवर करो। हमारे पास टाइम है। अगर ये वाला एग्जाम हाथ से जाएगा तो अगला तो हाथ में आएगा, लेकिन ये वाले एग्जाम के पीछे भागने के चक्कर में सब कुछ हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ, आपका बेस क्लियर नहीं, आप बेसिक क्लियर करो अच्छे से। एक बार ये 80+ को आपका टिक मार्क आ गया, उसके बाद आपको ये वाली स्ट्रेटजी के ऊपर आना है, यानी कि फर्स्ट उसके बाद सेकंड। एंड जो 80+ में है उनको डायरेक्ट ये वाली स्ट्रेटजी में आना है। लेकिन जिनका 80+ नहीं है, प्लीज आपका ऐसा होगा कि आप मेंस का प्रिपरेशन करोगे, जीए का प्रिपरेशन करोगे, सब कुछ मेंस लेवल पढ़ोगे, और आपका एक भी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो प्लीज 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 पहले प्रीलिम्स, टप्पा, उसके बाद सेकंड मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, ऐसे ही सोचना है। डायरेक्ट तीनों के बारे में नहीं सोचना है। तीनों अब यहाँ दूसरे वाले जो है 80+ वाले, ये दो चीजों के बारे में सोचेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस एंड इंटरव्यू। ये कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो मार्क्स होता है, मार्क्स आपका कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस आपके फिर मार्क्स बढ़ाता है। ये चीज दिमाग में रखो। अब यहाँ पे आपको कम से कम 12 घंटे प्रिपरेशन करना है। मैं इतने बच्चों को देखता हूं जो 12, 13, 14 घंटे प्रिपरेशन करते हैं, आपको भी उतना करना है। इफिशियंसी पता नहीं मुझे कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन आपको उतना पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो, नॉर्मली आपके ये 2 मंथ कैसे रहने वाले, 2 मंथ में आप डेली लास्ट के यानी कि एग्जाम से पहले 10 दिन तक आप क्या करने वाले हो, डेली एक मॉक लगाओगे, जिसमें आपका परसेंटाइल 80+ रखने की कोशिश करेंगे आप। अगर नहीं आ रहा है तो डेली दो दो मॉक लगाओ, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आ रहा है तो डेली एक मॉक लगाना है। बाकी बचते हैं आपके पास 11 घंटे। 11 घंटे में 2 घंटे आपको डेली इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश के बारे में सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे हम, या बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपको पता होगी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन मैं इंग्लिश की एक स्ट्रैटेजी बता दूं आपको। इंग्लिश में आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तभी आपका इंग्लिश अच्छा होगा। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी यही है कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश को आपको डेली 2 घंटे देनी है, 2 घंटे डेली पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, धीरे 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 अच्छी होगी, डायरेक्ट अच्छी नहीं होगी। तो इंग्लिश को डेली 2 घंटे दो। दो तरीके हो सकते हैं, एक है किसी को तो फॉलो करो, टीचर को। दूसरा है टीचर से बातें समझ में आने लगी तो दूसरा है मॉक, उसका एनालिसिस। मॉक उसका एनालिसिस, एक दिन मॉक दो, दूसरे दिन एनालिसिस करो, या 1 घंटा मॉक लगाओ, 1 घंटा एनालिसिस करो, नहीं हुआ तो दूसरे दिन के 2 घंटे में फिर एनालिसिस करो, फिर दूसरा मॉक दो, फिर एनालिसिस करो। यही मॉक एनालिसिस ये करते आपको आगे बढ़ना है। डेली वो 2 घंटे वहां इंग्लिश के लिए निकालने हैं। 3 घंटे आपका करंट अफेयर्स। पहला है एक सोर्स यूज करना, उसके बाद दो, उसके बाद 3 के बारे में सोचना। पहला एक सोर्स से हार्ड कॉपी निकालना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला,
आपको कब से होना चाहिए? मई से कम आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एग्जाम है, 5 मंथ का तो करंट अफेयर्स कम से कम होना चाहिए। मई से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट करो, वीकली करंट अफेयर्स करो, वीकली उसकी पीडीएफ निकालो, हार्ड कॉपी निकालो, हार्ड कॉपी से उसको हाईलाइट करते करते आगे बढ़ो। जैसे कि मई का फर्स्ट वीक अगर आप जून जुलाई में पढ़ रहे हो, मई की हार्ड कॉपी निकाली, उसका रिवीजन किया। हार्ड कॉपी होती है तो रिवीजन करना सिंपल जाता है, हार्ड कॉपी नहीं होती तो रिवीजन करना मुश्किल जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हार्ड कॉपी इंपॉर्टेंट है। पहले एक सोर्स, प्लीज पहला एक सोर्स अच्छे से करो, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड सोर्स इजीली फास्ट फास्ट हो जाएगा। लेकिन पहले एक सोर्स आपको अच्छे से करना है, 2-3 सोर्सेस के ऊपर नहीं भागना है। तो 3 घंटे आपको एक सोर्स करना है, कौन सा भी। एंड उसकी मैं आपको अगर रिकमेंड करना है तो मैं बोलूंगा कि अपराजित कह के एक करंट अफेयर्स का चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद 3 घंटे और उसके बाद आते हैं हमारे 6 घंटे। 6 घंटे आपको यहाँ क्या करना है? क्वांट एंड रीजनिंग के मेंस लेवल जितने भी चैप्टर है उनको कवर करना है। अब देखो, मैं नॉर्मली बताते टाइम ऐसे बोलता हूँ कि जो चैप्टर आपके आसान है, जो चैप्टर आपको आते हैं उनको पहले लिखो, क्वांट का सिलेबस लिखो, रीजनिंग का सिलेबस लिखो मेंस लेवल का। अब देखो क्वांट में कैसा है, क्वांट में अप्रोक्स आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा गंदे लेवल का, नंबर सीरीज आएगा 3-3 4-4 को कंबाइन करके, ये 3 पहला बेसिक। उसके बाद क्या? उसके बाद आसान क्या है? क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें क्या क्या आता है? उसमें इजी अरिथमेटिक क्वेश्चन, यानी कि अरिथमेटिक का बेसिक आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आपका डी है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज बेस्ड डी है, यानी कि वो बेसिक से आप ऊपर 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 क्वांट में जा रहे हैं। और आपको तो पता होगा, अगर आपने मेंस किसी ने दिए है तो आपको पता है कि 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, वो बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो हमें धीरे 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 मार्क्स बढ़ाते जाना है, इजी टॉपिक्स को पहले कवर करना है और उसके बाद मुश्किल मुश्किल डिफिकल्ट जो टॉपिक है उनको कवर करना है। लेकिन अगर आपने एक टॉपिक लिया तो उसको छोड़ना नहीं है, टाइम कितना जाता है वो देखना नहीं है। 6 घंटे में आप क्या कर रहे हो? 2 या 3 दिन आप क्वांट के लिए एक चैप्टर को दो, उसके बाद 2-3 दिन आप रीजनिंग के एक चैप्टर को दो, उसके बाद 2-3 दिन आप क्वांट के एक चैप्टर को दो। 6-6 घंटे कंटिन्यू एक एक चैप्टर को अच्छा करो। 2 मंथ आपको ज्यादा मॉक नहीं लगाने, बीच बीच में संडे जब आता है तो आप एक फुल लेंथ मॉक या सेक्शनल मॉक, सेक्शनल क्वांट का लगाओ, सेक्शनल रीजनिंग का लगाओ, सेक्शनल इंग्लिश का लगाओ, संडे के लिए ऐसे रख सकते हो आप। लेकिन नॉर्मली आपको चैप्टर्स कवर करनी है। 2 मंथ के बाद भी हमारे पास ये 2 मंथ बचने वाले, जहां आपका एक प्रीलिम्स वाला 1 घंटा कम होगा और यहाँ आपके 12 आवर्स आपके मेंस के लिए बचेंगे। तो ये जो 12 आवर्स बचेंगे, तो ये 3 घंटे का जो जीए है वो 4 घंटे का जीए रहेगा, जो यहाँ से 1 घंटा यहाँ आएगा। तो 4 घंटे हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, 6 घंटे कॉन्ट रीजनिंग, और वहां से आगे कॉन्ट रीजनिंग कैसे जाएगा? आपका बेसिक आपने 2 मंथ में आपने कंप्लीट जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी थी वो क्लियर कर दी। उसके बाद आज आपने रीजनिंग का मॉक लगाया, रीजनिंग के मॉक का कंप्लीट एनालिसिस जिसमें पजल आएगा, सब डेटा सफिशिएंसी आएगी, सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दूसरे दिन क्वांट का किया, तीसरे दिन इंग्लिश का किया, चौथे दिन फुल लेंथ किया, 5वें दिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद फुल लेंथ। यही आपको पैटर्न फॉलो करना है। मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना है, मॉक में आए हुए क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, वो किसी टीचर्स को पूछने हैं, किसी दोस्त है दोस्त से पूछने हैं, और आपको ऐसे ऐसे कवर करते आगे बढ़ना है। एंड ये जो 4 घंटे आप प्रिपरेशन करोगे, आपने 3-3 घंटे अभी से दिए, तो ये 4 घंटे करते टाइम आपको क्या करना होगा? रिवीजन भी करना होगा। बाकी के दो जो मंथ है, 2-3-4 मंथ है, उसका रिवीजन, बाकी जो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे उसमें रिवीजन, 3 घंटे में आपका प्रिपरेशन। वीकली करंट अफेयर्स कम से कम 5 दिन में, अगर 100 पेजेस का पीडीएफ है तो 5 दिन में 20-20 पेजेस लेकर आप खत्म करने की कोशिश करो। छठे और 7वें दिन वही जो आपने पीडीएफ का जो हार्ड कॉपी है उसका फिर से एक बार रिवीजन करो। रिवीजन मैटर करता है सबसे ज्यादा, यही रहेगा एक आपका प्लान। और आप कौन से चैप्टर के ऊपर, जैसे मैं बोला कि कौन से चैप्टर के ऊपर काम कर सकते हो, क्वांट में आप कर सकते हो पहले सिंप्लीफिकेशन, यानी अप्रॉक्स, हाई लेवल, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, फिर डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज वाले हमारे डी है। एंड उसके बाद हमारे अरिथमेटिक का एक एक चैप्टर, जैसे हमने छोटा चैप्टर चुना एजिस, उसके बाद पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क,
पाइप एंड सिस्टम, धीरे धीरे जाना है, लेकिन एक चैप्टर लिया तो उसको हाई लेवल तक करना है। उसका अगर क्वेश्चन आपने उठाया तो उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। रीजनिंग में भी आपका डेटा सफिशियंसी जो कि आसान होता है। उसके बाद पजल्स बहुत सारा है, इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आसान होता है। उसके बाद वो अल्फा न्यूमेरिक के थोड़े बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, वो भी अगर उसकी प्रैक्टिस की तो वो हो जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला 80 माइनस परसेंटाइल है, 80 प्लस परसेंटाइल। पहले क्या होगा, 80 माइनस परसेंटाइल वाले पहले प्रीलिम्स का ही पढ़ाई करेंगे और वो ये पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में जाने के बाद यहाँ जैसे बताए वैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अगर टाइम आगे गया तो भी ऐसे ही प्रिपरेशन करना है। आगे वाले एग्जाम्स में काम आ सकता है, लेकिन भागने के चक्कर में कोई कुछ भी चीज मिस नहीं करनी है। उसके बाद ये वाली चीज दिमाग में फिर से एक बार ये करो, मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस देंगे, कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच टू ऑल। अगर आप यहाँ तक हो, थैंक यू सो मच। यही है स्ट्रैटेजी, यही है प्लान जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसे मुझे लगता है मैं कभी भी स्ट्रैटेजी बनाते टाइम एक कंप्लीट सभी चीजें, अभी हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज होती तो और ज्यादा अच्छा डीप में हम ले जा सकते थे। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे टू ऑल।